हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो गाइस यहाँ पर आज हम क्या देखने वाले हैं और गाइस कि तुम मेरे लिए लाखों में एक हो, मेरा दोस्त मेरे लिए लाखों में एक है या फिर मेरा दोस्त लाखों में एक है। और अगर आपको कहना हो कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए लाखों में एक है, उसका भाई लाखों में एक है, हमारी बहन लाखों में एक है या फिर उसकी बातें लाखों में एक हैं। तो गाइस जो भी यहाँ पर ये सेंटेंसेस दिए गए हैं और कुछ और भी सेंटेंसेस यहाँ पर हम देखेंगे कि इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलें। तो सबसे पहले यहाँ पर गाइस स्ट्रक्चर सीख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट एंड इसके बाद आपको रखनी है हेल्पिंग वर्ब। और लाखों में एक है, इसकी अंग्रेजी होती है 1 इन अ मिलियन। और इसके बाद अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है तो आपको वो रख देना है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देकर यहाँ पर बताया गया है, जैसे आपको कहना हो कि मेरा दोस्त लाखों में एक है, ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बनाओगे? माई फ्रेंड 1 इन अ मिलियन। माई फ्रेंड 1 इन अ मिलियन, मेरा दोस्त लाखों में एक है, ठीक है। इसी तरह से कुछ और भी सेंटेंसेस यहाँ पर आगे दिए गए हैं, तो बिल्कुल भी आपको गाइस वीडियो को स्किप नहीं करना है। और जब भी आपको इस तरह से किसी से बात करनी हो तो आप इंग्लिश में ही बोलेंगे। जब भी कहना हो मेरा दोस्त लाखों में एक है, आप इंग्लिश में ही कहेंगे माई फ्रेंड इज़ 1 इन अ मिलियन। माई फ्रेंड इज़ 1 इन अ मिलियन, मेरा दोस्त लाखों में एक है। क्लियर? इसी तरह से यहाँ पर सेकंड आपका सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना है कि पूजा, ये किसी का नेम है, पूजा उसके लिए लाखों में एक है, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे पूजा इज़ 1 इन अ मिलियन फॉर हिम। पूजा इज़ 1 इन अ मिलियन फॉर हिम, पूजा उसके लिए लाखों में एक है। और अगर मेरे लिए तो आप कहोगे पूजा 1 इन अ मिलियन फॉर मी, पूजा मेरे लिए लाखों में एक है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। नेक्स्ट है कि तुम मेरे लिए लाखों में एक हो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर 1 इन अ मिलियन फॉर मी। यू आर 1 इन अ मिलियन फॉर मी, तुम मेरे लिए लाखों में एक हो। इंग्लिश में क्या कहेंगे? यू आर 1 इन अ मिलियन फॉर मी। और तुम मेरे लिए वह मेरे लिए लाखों में एक है, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही इज़ 1 इन अ मिलियन फॉर मी। ही इज़ 1 इन अ मिलियन फॉर मी। और अगर आपको गाइस कहना हो कि आपकी माँ लाखों में एक है, आप इंग्लिश में कहोगे योर मदर इज़ 1 इन अ मिलियन। आपकी माँ लाखों में एक थी, तो आप इंग्लिश में कहोगे योर मदर वॉज 1 इन अ मिलियन, ठीक है। और आपकी माँ लाखों में एक हैं, तो आप इंग्लिश में बोलोगे योर मदर इज़ 1 इन अ मिलियन। योर मदर इज़ 1 इन अ मिलियन, आपकी माँ लाखों में एक है। तो इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे। नेक्स्ट है, अगर आपको कहना हो कि मेरी बेटी मेरे लिए लाखों में एक है, तो आप इंग्लिश में कहोगे माई डॉटर इज़ 1 इन अ मिलियन। ध्यान रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट और इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है एंड इसके बाद लाखों में एक है यानी 1 इन अ मिलियन। और अगर आपको गाइस ऑब्जेक्ट दिया गया तो उसको बाद में रख दीजिए। इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे और खुद से भी कई सारे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। अगर आपको कहना हो कि उसकी आंखें लाखों में एक हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे हर आइज आर 1 इन अ मिलियन। हर आइज आर 1 इन अ मिलियन, उसकी आंखें लाखों में एक हैं। और अगर आपको कहना हो कि आपकी आंखें लाखों में एक है, तो आप इंग्लिश में कहोगे योर आइज आर 1 इन अ मिलियन। योर आइज आर 1 इन अ मिलियन, आपकी आंखें लाखों में एक हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि लाखों में एक है, इसकी अंग्रेजी आपको क्या लगानी है? आपको इसकी अंग्रेजी लगानी है 1 इन अ मिलियन। मेरे अंग्रेजी टीचर मेरे लिए लाखों में एक है। आप इंग्लिश में कहोगे माई इंग्लिश टीचर इज़ 1 इन अ मिलियन फॉर मी। माई इंग्लिश टीचर इज़ 1 इन अ मिलियन फॉर मी, मेरे अंग्रेजी टीचर मेरे लिए लाखों में एक है। अगर आपको सिर्फ इतना कहना हो कि मेरे टीचर्स मेरे लिए लाखों में एक है, तो आप इंग्लिश में कहोगे माई टीचर्स आर 1 इन अ मिलियन फॉर मी। और अगर आपको कहना हो कि आपकी आवाज़ लाखों में एक है, क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इंग्लिश में कहोगे योर वॉइस इज़ 1 इन अ मिलियन। योर वॉइस इज़ 1 इन अ मिलियन, ठीक है। आपकी आवाज़ लाखों में एक है, योर वॉइस इज़ 1 इन अ मिलियन। क्लियर?
और इसी तरह से गाइस यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया गया है, चलिए उसको देखते हैं। नेक्स्ट है, ये सेंटेंस अक्सर आप बोलते होगे कि आपकी सुंदरता लाखों में एक है। आप इंग्लिश में कहोगे योर ब्यूटी इज़ वन इन अ मिलियन। योर ब्यूटी इज़ वन इन अ मिलियन। आपकी सुंदरता लाखों में एक है। योर ब्यूटी इज़ वन इन अ मिलियन। आपकी सुंदरता लाखों में एक है। आपकी आवाज़ लाखों में एक है, तो योर वॉइस इज़ वन इन अ मिलियन। और अगर आपको गाइस ये कहना हो कि आपका सपोर्ट मेरे लिए लाखों में एक है, यानी आपका साथ मेरे लिए लाखों में एक है, तो आप इंग्लिश में कहोगे योर सपोर्ट इज़ वन इन अ मिलियन फॉर मी। आपका सपोर्ट उसके लिए लाखों में एक है। आप इंग्लिश में कहोगे योर सपोर्ट इज़ वन इन अ मिलियन फॉर हिम। योर सपोर्ट इज़ वन इन अ मिलियन फॉर हिम। और अगर आपको कहना हो कि आपका सपोर्ट, आपका साथ पूजा के लिए लाखों में एक है, तो आप इंग्लिश में कहोगे योर सपोर्ट इज़ वन इन अ मिलियन फॉर पूजा। नेक्स्ट है कि आपका चेहरा लाखों में एक है, तो आप इंग्लिश में कहोगे योर फेस इज़ वन इन अ मिलियन। योर फेस इज़ वन इन अ मिलियन। आपका चेहरा लाखों में एक है। और अगर आपको कहना हो कि आपकी मुस्कुराहट लाखों में एक है, आप इंग्लिश में कहोगे योर स्माइल इज़ वन इन अ मिलियन फॉर मी। मेरे लिए योर स्माइल इज़ वन इन अ मिलियन फॉर मी। आपकी मुस्कुराहट मेरे लिए लाखों में एक है। और अगर आपको कहना हो कि आपके पढ़ाने का तरीका लाखों में एक है, आप इंग्लिश में कहोगे योर टीचिंग वे इज़ वन इन अ मिलियन। योर सिंगिंग वे इज़ वन इन अ मिलियन। योर टीचिंग वे इज़ वन इन अ मिलियन। ठीक है, आपके पढ़ाने का तरीका, योर स्पीकिंग वे इज़ आपके बोलने का तरीका, और लाखों में एक है, इज़ वन इन अ मिलियन। क्लियर? इस तरह से अब यहाँ पर कुछ भी आपको बोलना हो तो उसको यहाँ पर आप रख दीजिए। और अगर गाइस आपको कहना हो कि आपकी बातें लाखों में एक है, ये भी अक्सर आप बोलते होगे, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे योर टॉक्स आर वन इन अ मिलियन। योर टॉक्स आर वन इन अ मिलियन। आपकी बातें लाखों में एक है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? योर टॉक्स आर वन इन अ मिलियन। योर टॉक्स आर वन इन अ मिलियन। आपकी बातें लाखों में एक हैं। इसी तरह से अगर आपको कहना है कि आपकी फैमिली लाखों में एक है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे योर फैमिली आर वन इन अ मिलियन। योर फैमिली आर वन इन अ मिलियन। आपकी फैमिली लाखों में एक है। या फिर आपकी फैमिली मेंबर लाखों में एक हैं, आप इंग्लिश में कहोगे योर फैमिली मेंबर्स आर वन इन अ मिलियन। योर फैमिली मेंबर्स आर वन इन अ मिलियन। आपके फैमिली मेंबर्स लाखों में एक हैं। और अगर आपको कहना हो कि मेरे कॉलेज टीचर लाखों में एक है, आप इंग्लिश में कहोगे माई कॉलेज टीचर इज़ वन इन अ मिलियन। माई कॉलेज टीचर इज़ वन इन अ मिलियन। माई कॉलेज टीचर लाखों में एक है, आप इंग्लिश में कहोगे माई कॉलेज टीचर इज़ वन इन अ मिलियन। और अगर आपको कहना हो कि मेरे स्कूल टीचर लाखों में एक है, तो आप इंग्लिश में कहोगे माई स्कूल टीचर इज़ वन इन अ मिलियन। उसके भाई बहन लाखों में एक है, आप इंग्लिश में कहोगे हर ब्रदर एंड सिस्टर आर वन इन अ मिलियन। हर ब्रदर एंड सिस्टर आर वन इन अ मिलियन। उसके भाई बहन लाखों में एक है। और अगर आपको कहना कि उसके पेरेंट्स लाखों में एक है, तो आप इंग्लिश में कहोगे हर पेरेंट्स आर वन इन अ मिलियन। हर पेरेंट्स आर वन इन अ मिलियन। उसके पेरेंट्स लाखों में एक है। और अगर आपको वैसे ये कहना हो कि मेरे पिता लाखों में एक है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे माई फादर इज़ वन इन अ मिलियन। माई मदर इज़ वन इन अ मिलियन। माई सिस्टर इज़ वन इन अ मिलियन। माई फ्रेंड इज़ वन इन अ मिलियन। और इस तरह से आप बोल सकते हो माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई फादर, माई मदर, माई फ्रेंड्स। ओके। और अगर आपको कहना है कि ये पेन मेरे लिए लाखों में एक है, आप इंग्लिश में कहोगे दिस पेन इज़ वन इन अ मिलियन फॉर मी। दिस रिंग इज़ वन इन अ मिलियन फॉर मी। दिस बुक इज़ वन इन अ मिलियन फॉर मी। ये पेन मेरे लिए लाखों में एक है, ये अंगूठी मेरे लिए लाखों में एक है, ये किताब मेरे लिए लाखों में एक है। क्लियर? इस तरह से इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो कि ये किताबें मेरे लिए लाखों में एक है, आप इंग्लिश में कहोगे दीज बुक्स आर वन इन अ मिलियन। दीज बुक्स आर वन इन अ मिलियन। ये किताबें मेरे लिए लाखों में एक है।
तो गाइस इस तरह से अगर जब भी कहना हो कि लाखों में एक है तो आपको अंग्रेजी लगानी है 1 इन अ मिलियन। भूल जाओ, हो सके तो तुम वहाँ मत जाना, हो सके तो तुम मुझसे मिलने आना। और अगर आपको कहना हो कि हो सके तो तुम बोलने की कोशिश करना, हो सके तो तुम मेरे लिए कप चाय बना लाओ। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनको यहाँ पर हम देखेंगे कि इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलें। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि इनको बनाने का आपका स्ट्रक्चर क्या होगा। इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको अंग्रेज़ी लगानी है इफ़ पॉसिबल, यानी हो सके तो इफ़ पॉसिबल, और इसके बाद आपको इधर जो सेंटेंस है उसको रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल आपका दिया गया, जैसे आपको कहना है, तो जैसे अगर गाइस आपको कहना हो कि हो सके तो मुझे भूल जाना, हो सके तो मुझे भूल जाना, तो इसकी अंग्रेज़ी क्या होगी, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ पॉसिबल फॉरगेट मी, इफ़ पॉसिबल फॉरगेट मी, हो सके तो मुझे भूल जाना। तो फर्स्ट आपको अंग्रेज़ी लगानी है इफ़ पॉसिबल, और इसके बाद जो सेंटेंस आपको दिया गया है उसकी अंग्रेज़ी आपको लगा देनी है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ पॉसिबल फॉरगिव मी, इफ़ पॉसिबल फॉरगिव मी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इसी तरह से कई सारे सेंटेंसेस यहाँ पर देखेंगे, तो बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप ना करें। हो सके तो मुझसे मिलने आना, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ पॉसिबल कम टू मीट मी, इफ़ पॉसिबल कम टू मीट मी, हो सके तो मुझसे मिलने आना, इफ़ पॉसिबल कम टू मीट मी। नेक्स्ट है हो सके तो वहाँ मत जाना, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ पॉसिबल डोंट गो देयर, इफ़ पॉसिबल डोंट गो देयर, हो सके तो वहाँ मत जाना, इफ़ पॉसिबल डोंट गो देयर। इसी तरह से अगर आपको गाइस कहना हो सके तो बोलने की कोशिश करना, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ पॉसिबल ट्राई टू स्पीक, इफ़ पॉसिबल ट्राई टू स्पीक, हो सके तो बोलने की कोशिश करना, इफ़ पॉसिबल ट्राई टू स्पीक। और अगर आपको कहना हो कि हो सके तो अंग्रेजी सीखने की कोशिश करना, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ पॉसिबल ट्राई टू लर्न इंग्लिश, इफ़ पॉसिबल ट्राई टू लर्न इंग्लिश, हो सके तो अंग्रेज़ी सीखने की कोशिश करना, इफ़ पॉसिबल ट्राई टू लर्न इंग्लिश। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है हो सके तो मुझसे शादी करना या फिर मेरे साथ शादी करना, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ पॉसिबल प्लीज़ मैरी मी या फिर प्लीज़ मैरी विद मी, हो सके तो मुझसे शादी करना, इफ़ पॉसिबल प्लीज़ मैरी मी, इफ़ पॉसिबल प्लीज़ मैरी मी। नेक्स्ट है हो सके तो मुझसे बात करना, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ पॉसिबल टॉक टू मी, इफ़ पॉसिबल टॉक टू मी, हो सके तो मुझसे बात करना, आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल टॉक टू मी, इफ़ पॉसिबल टॉक टू मी। और अगर आपको कहना हो सके तो खाना खा लेना, ये सेंटेंस अक्सर आप बोलते होगे, तो हो सके तो खाना खा लेना आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल ईट फूड, इफ़ पॉसिबल ईट फूड, हो सके तो खाना खा लेना, इफ़ पॉसिबल ईट फूड। नेक्स्ट है हो सके तो मेरी मदद करना, इसको भी अक्सर आप बोलते होगे, तो आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल हेल्प मी, और हो सके तो उसकी मदद करना, इफ़ पॉसिबल हेल्प हिम, हो सके तो राम की मदद करना, इफ़ पॉसिबल हेल्प राम। नेक्स्ट है हो सके तो कल तुम मुझसे मिलने आना, क्या कहेंगे इंग्लिश में, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ पॉसिबल यू मीट मी टुमारो, इफ़ पॉसिबल यू मीट मी टुमारो, हो सके तो कल तुम मुझसे मिलने आना, इफ़ पॉसिबल यू मीट मी टुमारो। हो सके तो मेरे लिए इंतज़ार करना, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ पॉसिबल वेट फॉर मी, या फिर मेरे लिए इंतज़ार करना या मेरा इंतज़ार करना, आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल वेट फॉर मी, इफ़ पॉसिबल वेट फॉर मी, हो सके तो मेरा इंतज़ार करना।
नेक्स्ट है हो सके तो ये मूवी देखना, इसको आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल वॉच दिस मूवी। इफ़ पॉसिबल वॉच दिस मूवी। हो सके तो ये गाना गाना, इफ़ पॉसिबल सिंग दिस सॉन्ग। इफ़ पॉसिबल सिंग दिस सॉन्ग। हो सके तो ये वाक्य बनाना, इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल मेक दिस सेंटेंसेस। इफ़ पॉसिबल मेक दिस सेंटेंसेस। हो सके तो ये वाक्य बनाना, इफ़ पॉसिबल मेक दिस सेंटेंसेस। और इसी तरह से गई से यहाँ पर अगर आपको कहना हो कि हो सके तो ये वाक्य बनाने की कोशिश करना, इफ़ पॉसिबल ट्राई टू मेक दिस सेंटेंस। इफ़ पॉसिबल ट्राई टू मेक दिस सेंटेंस। हो सके तो ये वाक्य बनाने की कोशिश करना। नेक्स्ट है कि हो सके तो मैं उन्हें भेजूँगा, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ पॉसिबल आई विल सेंड देम। इफ़ पॉसिबल आई विल सेंड देम। हो सके तो मैं उन्हें भेजूँगा। हो सके तो मैं ये खाऊंगा, इसको आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल आई विल ईट दिस। इफ़ पॉसिबल आई विल ईट दिस। हो सके तो मैं ये खाऊंगा, इफ़ पॉसिबल आई विल ईट दिस। इसी तरह से नेक्स्ट है हो सके तो मेरे लिए चाय बना देना, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ पॉसिबल मेक टी फॉर मी। इफ़ पॉसिबल मेक टी फॉर पूजा। इफ़ पॉसिबल मेक टी फॉर राम। इफ़ पॉसिबल मेक टी फॉर हिम। हो सके तो उसके लिए चाय बना देना, हो सके तो पूजा के लिए चाय बना देना, और मेरे लिए चाय बना देना, इफ़ पॉसिबल मेक टी फॉर मी। नेक्स्ट है हो सके तो तुम वहाँ जाओ, इसके लिए। या फिर अगर आप किसी को इस तरह से कहते हो सके तो उसके लिए वहाँ जाओ, आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल यू गो देयर फॉर हिम। इफ़ पॉसिबल यू गो देयर फॉर हिम। इफ़ पॉसिबल यू गो देयर फॉर मी। हो सके तो मेरे लिए वहाँ जाओ, इफ़ पॉसिबल यू गो देयर फॉर मी। नेक्स्ट है हो सके तो मुझे बताना, इस तरह के भी सेंटेंसेस आप बोलते होगे हो सके तो मुझे बताना। आप इसको इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल टेल मी। इफ़ पॉसिबल टेल मी। हो सके तो मुझे बताना। नेक्स्ट है हो सके तो सुनना, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ पॉसिबल लिसन। इफ़ पॉसिबल लिसन। हो सके तो सुनना, इफ़ पॉसिबल लिसन। इसी तरह से नेक्स्ट है कि हो सके तो देखना, तो इसको गाइस आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल सी। या फिर अगर आप कोई मूवी देखने की बात कर रहे हो तो आप इंग्लिश पे कहोगे इफ़ पॉसिबल वॉच। इफ़ पॉसिबल वॉच। इसी तरह से नेक्स्ट है हो सके तो खुद को बेहतर बनाना, आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल गेट बेटर योर सेल्फ। इफ़ पॉसिबल गेट बेटर योर सेल्फ। इफ़ पॉसिबल गेट बेटर योर सेल्फ। हो सके तो खुद को बेहतर बनाना, क्या कहेंगे इंग्लिश में? याद कर लीजिए, इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल गेट बेटर इफ़ पॉसिबल गेट बेटर योर सेल्फ। इफ़ पॉसिबल गेट बेटर योर सेल्फ। नेक्स्ट है हो सके तो ये सुनने की कोशिश करना, आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल ट्राई टू लिसन दिस। इफ़ पॉसिबल ट्राई टू राइट दिस। इफ़ पॉसिबल ट्राई टू बाय दिस। हो सके तो इसे खरीदने की कोशिश करना, हो सके तो मुझे भूलने की कोशिश करना, इसको आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल ट्राई टू फॉरगेट मी। हो सके तो मुझे क्षमा करने की कोशिश करना, इफ़ पॉसिबल ट्राई टू फॉरगिव मी। हो सके तो मुझे देखने की कोशिश करना, इफ़ पॉसिबल ट्राई टू सी मी। और अगर आपको कहना हो सके तो ये किताब पढ़ना, इफ़ पॉसिबल रीड दिस बुक। हो सके तो ये वाक्य बनाना, इफ़ पॉसिबल मेक दिस सेंटेंसेस। हो सके तो ये वाक्य पढ़ना, इफ़ पॉसिबल रीड दिस सेंटेंसेस। हो सके तो अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करना, तो आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल
ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। और अगर आपको कहना हो सके तो घूमने जाना, इफ पॉसिबल गोइंग आउट। आपको कहना हो कि एक बात बोलूं, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, एक बात बोलूं, तुम बहुत प्यारे हो। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस हैं उनको यहाँ पर हम इंग्लिश में देखेंगे। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि इनको बनाने का हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। तो एक बात बोलूँ, इसकी अंग्रेजी आपको लगानी है डू आई से वन थिंग, और इसके बाद इधर आपको सेंटेंस रख देना है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस इधर आप रख दीजिए, पर एक बात बोलूँ इसकी अंग्रेजी आपको लगानी है डू आई से वन थिंग। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, एक बात बोलूँ, फ़ोन चलाना बंद कर दो। आप इंग्लिश में कहोगे डू आई से वन थिंग, स्टॉप यूजिंग फ़ोन, स्टॉप यूजिंग फ़ोन। और अगर आपको कहना है कि एक बात बोलूँ, फ़ोन चलाना शुरू कर दो, आप इंग्लिश में कहोगे डू आई से वन थिंग, स्टार्ट यूजिंग फ़ोन। क्लियर। इसी तरह से गाइस देखिए नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल है कि एक बात बोलूँ, मैं उन्हें पसंद करता हूँ या फिर मैं उन्हें पसंद करती हूँ। इसको आप इंग्लिश में कहोगे डू आई से वन थिंग, आई लाइक देम। डू आई से वन थिंग, आई लाइक देम। एक बात बोलूँ, मैं उन्हें पसंद करती हूँ या फिर मैं उन्हें पसंद करता हूँ। इसी तरह से गाइस नेक्स्ट है, कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे ताकि अच्छे से आपको ये जो आपका स्ट्रक्चर है याद हो जाए। और एक बात बोलूँ, अगर इस तरह से कभी भी आपको किसी से कहना हो तो आप इसको कह पाओ। एक बात बोलूँ, मैं उन्हें प्यार करता हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे डू आई से वन थिंग, आई एम फाउंड ऑफ देम। ठीक है। इसी तरह से गाइस यहाँ पर नेक्स्ट है कि एक बात बोलूँ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, आप इंग्लिश में कहोगे डू आई से वन थिंग, यू आर अ गुड पर्सन। तुम बहुत अच्छे लोग हो, वे बहुत अच्छे लोग हैं, दे आर अ गुड गाइस। क्लियर। इस तरह से। और इसी तरह से गाइस यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है कि एक बात बोलूँ, वह हमेशा हंसता रहता है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डू आई से वन थिंग, ही ऑलवेज कीप्स लाफिंग। डू आई से वन थिंग, ही ऑलवेज कीप्स लाफिंग। वह हमेशा हंसता रहता है। और इसी तरह से नेक्स्ट है, अगर आपको कहना हो कि एक बात बोलूँ, तुम्हें यहाँ आना चाहिए, तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डू आई से वन थिंग, यू शुड कम हियर। डू आई से वन थिंग, यू शुड कम हियर। तो गाइस ये जो आपका स्ट्रक्चर है आप माइंड में लर्न कर लीजिए कि जब भी आपको कहना हो कि एक बात बोलूँ, आप इंग्लिश में कहोगे डू आई से वन थिंग, डू आई से वन थिंग। अब इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक बात बोलूँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, तो डू आई से वन थिंग, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, आई विल नॉट गो देयर। मैं यहाँ नहीं आऊँगी, आई विल नॉट कम हियर। मैं खाना नहीं खाऊँगी, आई विल नॉट ईट फूड। तो एक बात बोलूँ, इसको इंग्लिश में क्या कहोगे, आप कहोगे डू आई से वन थिंग। इसी तरह से नेक्स्ट है, एक बात बोलूँ, राम मेरा भाई है, आप इंग्लिश में कहोगे डू आई से वन थिंग, राम इज़ माई ब्रदर। मोहन मेरा दोस्त है, मोहन इज़ माई फ्रेंड। और अगर आपको कहना मोहन मेरे पिता हैं, तो मोहन इज़ माई फादर। एक बात बोलूँ, सीमा के पिता डॉक्टर हैं, आप इंग्लिश में कहोगे डू आई से वन थिंग, सीमास फादर इज़ अ डॉक्टर। राम के पिता डॉक्टर हैं, तो राम्स फादर इज़ अ डॉक्टर। इंजीनियर हैं, तो राम्स फादर एन इंजीनियर। और नेक्स्ट है कि एक बात बोलूँ, मैं उन्हें पसंद करती हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक यू। डू आई से वन थिंग, आई लाइक, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, आई लाइक यू, मैं उन्हें पसंद करती हूँ, आई लाइक देम। ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक यू। डू आई से वन थिंग, आई लाइक यू। एक बात बोलूँ, तुम क्यों पढ़ रहे हो। इस तरह से अगर आपको किसी से क्वेश्चन करना है, एक बात बोलूँ, तुम क्यों पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश में कहोगे डू आई से वन थिंग, वाई आर यू स्टडिंग। और अगर आपको कहना हो कि एक बात बोलूँ, तुम क्यों रो रहे हो, तो डू आई से वन थिंग, वाई आर यू वीपिंग, वाई आर यू क्राइंग। ओके। इस तरह से आप बोलोगे। नेक्स्ट है, एक बात बोलूँ, प्यार के चक्कर में मत पड़ो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डू आई से वन थिंग, डोंट फॉल इन लव। डोंट फॉल इन लव, प्यार के चक्कर में मत पड़ो। तो क्या कहेंगे इंग्लिश में, डू आई से वन थिंग, डोंट फॉल इन लव। डोंट फॉल इन लव, प्यार के चक्कर में मत पड़ो।
क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे आपको कहना हो एक बात बोलूँ, तुम्हें खाना खाना चाहिए। तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डू आई से वन थिंग यू शुड ईट फूड। डू आई से वन थिंग यू शुड ईट फूड। एक बात बोलूँ, तुम्हें खाना खाना चाहिए। डू आई से वन थिंग यू शुड ईट फूड। और इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो कि एक बात बोलूँ, वहाँ जाना शुरू करो। आप इंग्लिश में कहोगे डू आई से वन थिंग स्टार्ट गोइंग देयर। यहाँ आना शुरू करो, स्टार्ट कमिंग हेयर। यहाँ आना बंद करो, स्टॉप कमिंग हेयर। वहाँ जाना बंद करो, स्टॉप गोइंग देयर। डू आई से वन थिंग, एक बात बोलूँ। एक बात बोलूँ, मुझसे बात करना बंद करो। आप इंग्लिश में कहोगे डू आई से वन थिंग स्टॉप टॉकिंग टू मी। उससे बात करना बंद करो, स्टॉप टॉकिंग टू हिम। उससे बात करना शुरू करो, स्टार्ट टॉकिंग टू हिम। राम से बात करना शुरू करो, स्टार्ट टॉकिंग टू राम। और अगर आपको कहना हो एक बात बोलूँ, हमें अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है, तो आप इंग्लिश में कहोगे डू आई से वन थिंग वी नीड टू लर्न इंग्लिश। एक बात बोलूँ, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है। डू आई से वन थिंग यू नीड टू गो देयर। और इसी तरह से नेक्स्ट है, एक बात बोलूँ, पहले सुनना शुरू करो। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डू आई से वन थिंग फर्स्ट स्टार्ट लिसनिंग। पहले बोलना शुरू करो, फर्स्ट स्टार्ट स्पीकिंग। पहले देखना शुरू करो, डू आई से वन थिंग फर्स्ट स्टार्ट वॉचिंग। अगर आपको कहना हो एक बात बोलूँ, पहले इंग्लिश मूवी देखना स्टार्ट करो, तो डू आई से वन थिंग फर्स्ट स्टार्ट वॉचिंग इंग्लिश मूवी। और नेक्स्ट है कि एक बात बोलूँ, पहले खाना बनाना सीखो। ये सेंटेंस अक्सर आप बोलते हो, जैसे खाना बनाना सीखो, चाय बनाना सीखो। तो डू आई से वन थिंग फर्स्ट लर्न मेक टी, या फिर डू आई से वन थिंग फर्स्ट लर्न मेक फूड। ठीक है, अब यहाँ पर खाना दे दिया गया था और नीचे आपको टी दे दिया गया था, तो जो आपको बोलना हो उसको वहाँ पर आपको रख लेना है। एक बात बोलूँ, मैंने पढ़ाई की। तो डू आई से वन थिंग आई स्टडीड। मैंने पढ़ाई किया, स्टडीड। और अगर आपको कहना हो कि मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर। मैं यहाँ आया, आई केम हेयर। इसी तरह से नेक्स्ट है कि एक बात बोलूँ, क्या तुम कल वहाँ गए। आपने क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप इंग्लिश में कहोगे डू आई से वन थिंग डिड यू गो देयर यस्टरडे। क्या तुम कल यहाँ आए, डिड यू कम हियर यस्टरडे। ठीक है, तो एक बात बोलूँ, डू आई से वन थिंग, डू आई से वन थिंग, इसको आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट है, एक बात बोलूँ, तुम बहुत प्यारे हो। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डू आई से वन थिंग यू आर सो क्यूट। नहीं तो आप बोल सकते हो यू आर सो क्यूट, यू आर सो स्वीट। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि एक बात बोलूँ, वे सब मेरे दोस्त थे। आप इंग्लिश में कहोगे डू आई से वन थिंग वे सब, तो दे वर माई फ्रेंड्स। दे वर माई फ्रेंड्स, वे सब मेरे दोस्त थे। और अगर आपको कहना है वे सब मेरे क्लासमेट थे, तो आप इंग्लिश में कहोगे दे वर माई क्लासमेट। दे वर माई क्लासमेट। और अगर आपको कहना है वे सब मेरे क्लासमेट हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे दे आर माई क्लासमेट। नेक्स्ट है कि एक बात बोलूँ, तुम वहाँ गए। तुम वहाँ गए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डू आई से वन थिंग यू वेंट देयर। तुम यहाँ आए, यू केम हेयर। तुमने पढ़ाई की, यू स्टडीड। तुम हंसे, यू लाफ। एक बात बोलूँ, राम और मोहन हमेशा पढ़ते रहते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डू आई से वन थिंग राम एंड मोहन ऑलवेज कीप स्टडिंग। अब जैसे वे हमेशा पढ़ते रहते हैं, तो दे ऑलवेज कीप स्टडिंग, दे ऑलवेज कीप लाफिंग, दे ऑलवेज कीप गोइंग। हमेशा हंसते रहते हैं, जाते रहते हैं। ठीक है, जो भी आपको कहना उसको रख लीजिए। एक बात बोलूँ, यह मेरे बस की बात नहीं है, तो आप इंग्लिश में कहोगे डू आई से वन थिंग दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल पाऊँगा, तो आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश। डू आई से वन थिंग आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश। और अगर आपको कहना हो कि एक बात बोलूँ, तुम ये कर सकते थे, डू आई से वन थिंग यू कुड डू इट। तुम ये कर पाओगे, डू आई से वन थिंग
यू विल बी एबल टू डू इट, तुम ये कर पाओगे। ठीक है, एक बात बोलूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो डू आई से वन थिंग, आई एम गोइंग देयर। मैं अंग्रेज़ी बोल पा रहा हूँ, तो डू आई से वन थिंग, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। हम यहाँ पर कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। तो फर्स्ट यहाँ पर पहले हम इस तरह के सेंटेंसेस सीखेंगे कि खाते हुए, जाते हुए, पढ़ते हुए, सोते हुए, आते हुए। खाते हुए पानी मत पियो, जाते हुए बाय बोलो, पढ़ते हुए गाना मत सुनो, खाते हुए बात मत करो। तो इन सारे सेंटेंसेस की इंग्लिश क्या होगी उनको यहाँ पर हम देखेंगे। तो फर्स्ट गाइस पहले यहाँ पर देख लीजिए इसको बनाने का आपका स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आपको जो सेंटेंस दिया गया है पीछे, यानी जैसे खाते हुए पानी मत पियो, तो पानी मत पियो यानी कोई भी सेंटेंस आपको पीछे दिया गया है, पहले आपको उसकी अंग्रेज़ी लगानी है। इसके बाद आपको यहाँ पर लगाना है व्हाइल, इसके बाद वर्ब में आईएनजी, और इसके बाद जो आपको अदर वर्ड दिए गए हैं उनकी अंग्रेज़ी लगाइए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है कि खाते हुए पानी मत पियो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट ड्रिंक वाटर व्हाइल ईटिंग। डोंट ड्रिंक वाटर व्हाइल ईटिंग, खाते हुए पानी मत पियो। तो आपको ध्यान रखना है गाइस, जैसे खाते हुए, पीते हुए, तो इसकी अंग्रेज़ी व्हाइल लगाकर जो भी वर्ब दी गई उसकी अंग्रेज़ी लगानी है, और उसमें आपको आईएनजी ऐड कर देना है। ध्यान रखना है पीछे जो आपको सेंटेंस दिया गया है पहले आपको उसकी अंग्रेज़ी लगानी है। जैसे जाते हुए बाय बोलो, तो बाय बोलो इसकी अंग्रेज़ी आप पहले लगाएंगे, से बाय। कैसे, जाते हुए तो व्हाइल गोइंग, आते हुए अगर होता तो व्हाइल कमिंग, पढ़ते हुए होता तो व्हाइल स्टडिंग। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट है कि पढ़ते हुए गाना मत सुनो। तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे, गाना मत सुनो, तो डोंट लिसन सॉन्ग। कब मत सुनो, पढ़ते हुए, तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे व्हाइल स्टडिंग। क्लियर, तो इस तरह से आपको सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। आई होप आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। तो डोंट लिसन सॉन्ग व्हाइल स्टडिंग, डोंट लिसन सॉन्ग व्हाइल स्टडिंग, पढ़ते हुए गाना मत सुनो। और जैसे आपको कहना हो कि खाते हुए बात मत करो, तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट टॉक व्हाइल ईटिंग, डोंट टॉक व्हाइल ईटिंग। यानी कि इस पीछे जो आपको सेंटेंस दिया है उसकी अंग्रेज़ी आपको पहले लगानी है, और खाते हुए, पीते हुए जो भी है वर्ब में आईएनजी ऐड कर देना है। सबसे पहले सेंटेंस प्लस व्हाइल प्लस वर्ब में आपको आईएनजी लगानी, प्लस जो अदर वर्ड है उनकी अंग्रेज़ी लगाइए। क्लियर, इस तरह से हर सेंटेंस को यहाँ पर आपको बनाना है। नेक्स्ट है कि आते हुए 1 किलो चीनी ले आना। तो पहले आप क्या बनाओगे, चीनी ले आना। ठीक है, 1 किलो चीनी ले आना, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ब्रिंग 1 kg शुगर, आते हुए तो व्हाइल कमिंग, ब्रिंग 1 kg शुगर व्हाइल कमिंग। ठीक है, आते हुए 1 किलो चीनी ले आना, ब्रिंग 1 kg शुगर व्हाइल कमिंग। इस तरह से इसको हम बनाएंगे। इसी तरह से आपका नेक्स्ट यहाँ पर है कि आते हुए सब्जी ले आना, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ब्रिंग वेजिटेबल व्हाइल कमिंग। आते हुए सब्जी ले, अब जैसे कहना हो कि आते हुए पिज्ज़ा ले आना, तो ब्रिंग पिज्ज़ा व्हाइल कमिंग, जाते हुए पिज्ज़ा ले आना, तो आप क्या कहोगे, ब्रिंग पिज्ज़ा व्हाइल गोइंग। और अगर आपको कहना हो कि पढ़ते हुए फ़ोन मत चलाओ, तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट यूज फ़ोन व्हाइल स्टडिंग, डोंट यूज फ़ोन व्हाइल स्टडिंग, पढ़ते हुए फ़ोन मत चलाओ। तो फ़ोन मत चलाओ अगर सिर्फ कहना हो तो डोंट यूज़ फ़ोन, पढ़ते हुए फ़ोन मत चलाओ तो डोंट यूज फ़ोन व्हाइल स्टडिंग। क्लियर, इसी तरह से नेक्स्ट है कि पढ़ते हुए बात मत करो, इसको क्या कहोगे इंग्लिश में, तो पढ़ते हुए बात मत करो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट टॉक व्हाइल स्टडिंग, डोंट टॉक व्हाइल स्टडिंग, पढ़ते हुए बात मत करो। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस है कि जाते हुए गाड़ी धीरे चलाना। तो गाड़ी धीरे चलाना, पहले स्ट्रक्चर में क्या था, पहले आपको सेंटेंस रखना है जो दिया गया, पहले उसकी अंग्रेज़ी लगाइए। तो गाड़ी धीरे चलाना यानी ड्राइव स्लो व्हाइल गोइंग, जाते हुए गाड़ी धीरे चलाना, ड्राइव स्लो व्हाइल गोइंग। क्लियर, इसी तरह से गाइस यहाँ पर नेक्स्ट है कि आते हुए कॉल कर लेना, या फिर आते हुए मुझे कॉल कर लेना, तो आप इंग्लिश में कहोगे कॉल मी व्हाइल कमिंग,
कॉल मी वाइल कमिंग, मुझे कॉल कर लेना, कॉल मी। कब? आते हुए, तो वाइल कमिंग। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है कि आते हुए बच्चों को स्कूल से ले आना। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे पिक अप चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल वाइल कमिंग। अब यहाँ पर पहले आपको बच्चों को स्कूल से ले आना, तो पिक अप चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल। कब? आते हुए, तो इसकी अंग्रेजी होगी वाइल कमिंग। क्लियर? इसी तरह से गाइस आपको कई सारे सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं। अब यहाँ पर हम इस तरह के सेंटेंसेस देखें, जैसे आपको कहना हो कि अब बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? इसकी अंग्रेजी होती है नो यूज़ ऑफ। अभी कुछ सेंटेंसेस देखेंगे यहाँ पर, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं, अब भागने का कोई फ़ायदा नहीं। तो गाइस इन सेंटेंसेस को बनाने का हमारा स्ट्रक्चर होगा कोई फ़ायदा नहीं, उसकी अंग्रेजी होती है नो यूज़ ऑफ। तो इसको बनाने का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले इट इज़ प्लस नो यूज़ ऑफ प्लस वर्ब में आपको आईएनजी लगानी है प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अब बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, तो इट इज़ नो यूज़ ऑफ टॉकिंग नाउ। इट इज़ नो यूज़ ऑफ टॉकिंग नाउ। अब बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। क्लियर? अब यहाँ पर दिया गया, इसलिए लास्ट में आपको नाउ यहाँ पर लगा दिया है। अब सुनने का कोई फ़ायदा नहीं, तो सबसे पहले इट इज़ नो यूज़ ऑफ लिसनिंग नाउ। तो इट इज़ प्लस नो यूज़ ऑफ यानी कोई फ़ायदा नहीं, वर्ब में आपको आईएनजी फॉर्म, तो लिसनिंग, और यहाँ पर दिया कि अब सुनने का, तो नाउ। तो इट इज़ नो यूज़ ऑफ लिसनिंग नाउ, अब सुनने का कोई फ़ायदा नहीं। और अगर आपको कहना है अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, तो आप इंग्लिश में क्या कहोगे? इट इज़ नो यूज़ ऑफ एपोलॉजिंग नाउ। इट इज़ नो यूज़ ऑफ एपोलॉजिंग नाउ, अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ध्यान रखना है गाइस, सबसे पहले इट इज़ प्लस नो यूज़ ऑफ प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस आपको क्या रख देना है, जो भी आपको पीछे वर्ड दिया गया यानी जो भी दिया गया उसकी अंग्रेजी बाद में आपको लगा देनी है। तो इस तरह का आपका स्ट्रक्चर है। अब जैसे कहना हो कि अब मिलने का कोई फ़ायदा नहीं, तो इट इज़ नो यूज़ ऑफ मीटिंग नाउ। इट इज़ नो यूज़ ऑफ मीटिंग नाउ, अब मिलने का कोई फ़ायदा नहीं। और इसी तरह से आपको भी गाइस कई सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे आपको कहना है कि अब भागने का कोई फ़ायदा नहीं, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट इज़ नो यूज़ ऑफ रनिंग नाउ। इट इज़ नो यूज़ ऑफ रनिंग नाउ। अब लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, इट इज़ नो यूज़ ऑफ राइटिंग नाउ। इसी तरह से यहाँ पर गाइस नेक्स्ट है कि अब आने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आने का कोई फ़ायदा नहीं, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट इज़ नो यूज़ ऑफ कमिंग नाउ। इट इज़ नो यूज़ ऑफ कमिंग नाउ। सबसे पहले इट इज़ प्लस अगर दिया गया कोई फ़ायदा नहीं, तो नो यूज़ ऑफ, इसके बाद वर्ब में आईएनजी आपको लगा देनी है और इसके बाद जो भी आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है वो रख दीजिए। अब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट इज़ नो यूज़ ऑफ स्टडिंग नाउ। इट इज़ कोई फ़ायदा नहीं, उसकी अंग्रेजी नो यूज़ ऑफ, वर्ब में आईएनजी स्टडिंग, जो भी ऑब्जेक्ट दिया गया उसको रख दीजिए। इट इज़ नो यूज़ ऑफ स्टडिंग नाउ, और पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब सोने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ नो यूज़ ऑफ स्लीपिंग नाउ। अब देखिए इसके आप कई सारे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आने का कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे कमिंग, गोइंग, लॉफिंग, बीपिंग, हंसने का, रोने का, वॉचिंग, देखने का, कई सारे सेंटेंसेस आपको खुद से बनाने हैं। अब जैसे कहना हो कि अब सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट इज़ नो यूज़ ऑफ लर्निंग नाउ। ठीक है, तो इट इज़ प्लस नो यूज़ ऑफ प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म आपको रखनी है, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इट इज़ नो यूज़ ऑफ लर्निंग नाउ, अब सीखने का कोई फ़ायदा नहीं। अब नाचने का कोई फ़ायदा नहीं, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट इज़ नो यूज़ ऑफ डांसिंग नाउ। अब गाने का कोई फ़ायदा नहीं, इट इज़ नो यूज़ ऑफ सिंगिंग नाउ। ठीक है, इसी तरह से कहना बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, तो इट इज़ नो यूज़ ऑफ स्पीकिंग नाउ। और अगर कहना हो कि अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट इज़ नो यूज़ ऑफ रिपेंडिंग नाउ। इट इज़ नो यूज़ ऑफ रिपेंडिंग नाउ, अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है कि इट इज़ और इसके बाद नो यूज़ ऑफ प्लस आपको वर्ब में रख देनी है आईएनजी
प्लस जो ऑब्जेक्ट दिया गया उसको रख दीजिए। अब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। आप इंग्लिश में कहोगे इट इज़ नो यूज़ ऑफ थिंकिंग नाउ। अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं, इट इज़ नो यूज़ ऑफ क्राइंग नाउ। अब देखने का कोई फ़ायदा नहीं, इट इज़ नो यूज़ ऑफ वॉचिंग नाउ। क्लियर? तो इस तरह से आपको इन सारे सेंटेंसेस को अब खुद से भी गाइस आपको कई सारे सेंटेंसेस बनाने हैं, तो आज ऐसे सेंटेंसेस को हम सीखेंगे जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। जैसे मानना पड़ेगा तुम बहुत अच्छे हो, मानना पड़ेगा वह बहुत लालची है, ठीक है? तो इस तरह से जब आपको कहना होता है कि मानना पड़ेगा, तो इनको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो गाइस सबसे पहले आप सीखिए कि इनको बनाने का हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको अंग्रेज़ी लगानी है, मानना पड़ेगा यानी आई हैव टू एडमिट, और इसके बाद पीछे जो भी सेंटेंस आपको दिया गया है उसकी अंग्रेज़ी आपको लगा देनी है। जैसे मानना पड़ेगा तुम बहुत अच्छे हो, आई हैव टू एडमिट यू आर वेरी नाइस। ठीक है गाइस, तो पीछे जो भी सेंटेंस आपको दिया गया है उसकी अंग्रेज़ी लगाइए, और मानना पड़ेगा कि अंग्रेज़ी क्या हो जाएगी, आई हैव टू एडमिट। तो अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया कि मानना पड़ेगा तुम बहुत अच्छे हो, तो इसको हम अंग्रेज़ी में क्या बोलेंगे? सबसे पहले आपको अंग्रेज़ी लगानी है आई हैव टू एडमिट, और इसके बाद एंड में ये क्या दिया गया था कि तुम बहुत अच्छे हो, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? यू आर वेरी नाइस। तो आई हैव टू एडमिट यू आर वेरी नाइस, मानना पड़ेगा तुम बहुत अच्छे हो। क्लियर? इसी तरह से गाइस नेक्स्ट है कि मानना पड़ेगा वह बहुत लालची है। तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले आपको अंग्रेज़ी लगानी है आई हैव टू एडमिट, और वह बहुत लालची है तो ही इज सो ग्रीडी। ही इज सो ग्रीडी, आई हैव टू एडमिट ही इज सो ग्रीडी। नेक्स्ट है कि मानना पड़ेगा रोहन कमज़ोर है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव टू एडमिट रोहन इज़ वीक। अच्छा, अगर आपको गाइस कहना हो कि रोहन बहुत होशियार है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव टू एडमिट रोहन इज सेंसिबल। होशियार लड़का है तो आप इंग्लिश में कहोगे सेंसिबल बॉय। नेक्स्ट है कि मानना पड़ेगा मोहन आपका दोस्त है, तो मानना पड़ेगा इसकी अंग्रेज़ी पहले लगाइए, आई हैव टू एडमिट, और मोहन आपका दोस्त है तो मोहन इज़ योर फ्रेंड। आई हैव टू एडमिट मोहन इज़ योर फ्रेंड, मानना पड़ेगा मोहन आपका दोस्त है। क्लियर? नेक्स्ट है कि मानना पड़ेगा तुमने पढ़ाई की थी या फिर तुमने पढ़ाई की, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू एडमिट यू स्टडीड। तुमने पढ़ाई की, यू स्टडीड। और अगर आपको कहना हो कि मानना पड़ेगा कि तुम पढ़ाकू थे, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? और अगर आपको कहना हो कि मानना पड़ेगा कि तुम टॉपर थे, तो इसको इंग्लिश में कहोगे आई हैव टू एडमिट यू वर टॉपर। तुम्हारे पापा अध्यापक थे, तो आई हैव टू एडमिट योर फादर वॉज टीचर। क्लियर? तो जो भी पीछे सेंटेंस आपको दिया गया है कि अगर आपको कहना मानना पड़ेगा कि तुम घर पर थे, तो आई हैव टू एडमिट तुम घर पर थे, यू वॉज एट होम, और तुम घर पर हो तो यू आर एट होम। मानना पड़ेगा मोहन स्कूल जाता, तो आई हैव टू एडमिट मोहन गो टू स्कूल नाउ। मानना पड़ेगा मोहन कॉलेज जाता है, तो आई हैव टू एडमिट मोहन गो टू ऑफिस नाउ। मानना पड़ेगा तुम बेशरम हो, तो इंग्लिश में कहेंगे कि आई हैव टू एडमिट यू आर सो शेमलेस। तुम बेशर्म हो या फिर बेशरम हो। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि जो भी सेंटेंस आपको दिया गया है पीछे उसकी अंग्रेजी लगा दीजिए। और मानना पड़ेगा तो आई हैव टू एडमिट, जैसे मानना पड़ेगा तुम बहुत बेशर्म हो, आई हैव टू एडमिट यू आर सो शेमलेस। इसी तरह से यहाँ पर गाइस आपका नेक्स्ट सेंटेंस है कि मानना पड़ेगा उसने तुमसे बात नहीं की, तो आई हैव टू एडमिट शी डिडंट टॉक टू यू। मानना पड़ेगा उसने तुमसे लड़ाई की, तो आई हैव टू एडमिट शी फाइट विद यू, शी फाइट टू यू। मानना पड़ेगा तुम्हारे पिताजी एक अच्छे टीचर थे, तो आई हैव टू एडमिट योर फादर वॉज। अब यहाँ पर है कि अच्छे टीचर हैं, तो योर फादर इज़ अ गुड टीचर। थे तो आप इंग्लिश में कहोगे योर फादर वॉज अ गुड टीचर। क्लियर? इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट है कि मानना पड़ेगा कल तुम वहाँ गई थी, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव टू एडमिट यू वेंट देयर यस्टरडे। और अगर ये कहना हो कि सीमा वहाँ गई थी,
तो आप यहाँ पर यू की जगह कर दोगे कि सीमा वेंट देयर, कल गई थी सीमा वेंट देयर यस्टरडे, मानना पड़ेगा आई हैव टू एडमिट। मानना पड़ेगा सीमा ने उससे बात की होगी, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव टू एडमिट सीमा विल टॉक हिम। और अगर कहना हो कि सीमा ने उससे बात की, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव टू एडमिट सीमा टॉक टू हिम। सीमा ने पढ़ाई की, सीमा स्टडीड। सीमा ने देखा, तो सीमा शा। अगर आपको कहना हो कि मानना पड़ेगा तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव टू एडमिट यू कैन स्पीक इंग्लिश। मानना पड़ेगा तुम इंग्लिश सीख रहे हो, आई हैव टू एडमिट यू आर लर्निंग इंग्लिश। सीख रहे थे, यू वर लर्निंग इंग्लिश। सीख रहे हो, यू आर लर्निंग इंग्लिश। सीख सकते हो, तो यू कैन लर्न इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश सीख सकते हो तो यू कैन लर्न इंग्लिश। मानना पड़ेगा उसकी अंग्रेज़ी अच्छी है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव टू एडमिट हिज इंग्लिश इज़ गुड। उसकी अंग्रेजी अच्छी है, उसकी आदत अच्छी है, तो आई हैव टू एडमिट हिज हैबिट इज गुड, हिज नेचर इज गुड। और अगर आपको कहना हो कि मानना पड़ेगा कि तुम पागल हो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू एडमिट यू आर मैड, यू आर फुल। मानना पड़ेगा तुम पागल हो। और मानना पड़ेगा कि तुम होशियार हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव टू एडमिट यू आर सेंसिबल। अब गाइस कुछ ऐसे सेंटेंसेस देख लीजिए, जैसे आपको कहना हो कि बोलो जैसा मैं बोल रहा हूँ, देखो जैसा आप देख सकते हो, लिखो जैसा आप लिख सकते हो, गाओ जैसा मैं गा रहा हूँ, पढ़ो जैसा वह पढ़ता है, नाचो जैसा मैं नाच रहा हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो चलिए गाइस इन सेंटेंसेस को भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा, इसकी अंग्रेजी आपको क्या लगानी है? एज मतलब होता है गाइस जैसा। अब कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे बोलो जैसा मैं बोल रहा हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्पीक एज आई एम स्पीकिंग। ठीक है, तो बोलो यानी स्पीक, सुनो यानी लिसन, और देखो यानी शी। तो और एंड में अगर दिया गया कि जैसा मैं बोल रहा हूँ, जैसा मैं देख रहा हूँ, जैसा मैं गा रहा हूँ, तो उसकी अंग्रेजी आपको बाद में लगा देनी है। अब जैसे गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है कि देखो जैसा आप देख सकते हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे शी एज यू कैन सी। देखो जैसा आप देख सकते थे, शी एज यू कुड सी। और देखो जैसा आप देख सकोगे, शी एज यू विल एबल टू शी। इस तरह से बोलोगी। और अगर कहना हो कि लिखो जैसा आप लिख सकते हो, राइट एज यू के राइट। और अगर ये कहना हो कि लिखो जैसा मैं लिख रहा हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे राइट एज आई एम राइटिंग। लिखो जैसा मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपको कहना हो कि गाओ जैसा मैं गा रहा हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे सिंग एज आई एम सिंगिंग। गाओ जैसा मैं गाता हूँ, तो सिंग एज आई सिंग। और गाओ जैसा मैं गा सकता हूँ, सिंग एज आई कैन सिंग। गाओ जैसा आप गा सकते हो, सिंग एज यू कैन सिंग। ठीक है, तो इस तरह से बोलोगे आप इसको। और नेक्स्ट है कि नाचो जैसा मैं नाच रहा हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे डांस एज आई एम डांसिंग। नाचो जैसा मैं नाचता हूँ, डांस एज आई डांस। और नाचो जैसा आप नाच सकते हो, डांस एज यू कैन डांस। क्लियर। और नेक्स्ट है कि पढ़ो जैसा वह पढ़ता है, तो आप इंग्लिश में कहोगे रीड एज, वह पढ़ता है तो आप इंग्लिश में कहोगे एज ही रीड। पढ़ो जैसा मैं पढ़ता हूँ, रीड एज आई रीड। वह पढ़ता है तो यहाँ पर ही कर लीजिए। क्लियर। इसी तरह से गाइस नेक्स्ट है कि लिखो और पढ़ो जैसा मैं लिख और पढ़ रहा हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे राइट एज रीड, सॉरी राइट एंड रीड एज आई एम राइटिंग एंड रीडिंग। लिखो और पढ़ो, राइट एंड रीड, जैसा मैं लिख और पढ़ रहा हूँ, एज आई एम राइटिंग एंड रीडिंग। इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे। क्लियर। इसी तरह से गाइस यहाँ पर नेक्स्ट है कि करो जैसा मैं कर रहा हूँ, तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे डू एज आई एम डूइंग। डू एज आई एम डूइंग, करो जैसा मैं कर रहा हूँ, सीखो जैसा मैं सीख रहा हूँ।
तो सीखो यानी लर्न हो जाएगा। नाचो जैसा मैं नाच रहा हूँ, डांस हो जाएगा। जैसे नाचो जैसा मैं नाच रहा हूँ, डांस एज आई एम डांसिंग। खाओ जैसा मैं खा रहा हूँ, ईट एज आई एम ईटिंग। खाओ जैसा आप खा सकते हो तो ईट एज यू कैन ईट। खाओ जैसा मैं खाता हूँ तो ईट एज आई ईट। ठीक है, तो जैसा यानी इसकी अंग्रेजी आपको लगानी है एज, और पहले जो वर्ब दी गई है उसकी अंग्रेजी लगा दीजिए। अब जैसे नेक्स्ट है कि सीखो जैसा मैं सीख रहा हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे लर्न एज आई एम लर्निंग। और सीखो जैसा मैं सीखता हूँ तो लर्न एज आई लर्न। सीखो जैसा आप सीख सकते हो, लर्न एज यू कैन लर्न। सीखो जैसा मैं सीखता हूँ तो आप इंग्लिश में कहोगे लर्न एज आई लर्न। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।